हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 17 जनवरी 2023 का जो साइंस का पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सीटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सारे पेपर को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल और एक बल्ब से बने विद्युत परिपथ के दो खुले सिरे बनाती तारों को एक एक करके निम्नलिखित द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है। और नोट किया गया बल्ब जला या नहीं जला, इसका अवलोकन आपको करना है, ठीक है। तो एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है, इसको एक बर्तन में रखना है और इस बर्तन में अलग अलग विलयन है और देखना है जब बल्ब जलता है कि नहीं जलता। इससे जो बल्ब जुड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी होगा, यहाँ से बल्ब जो जुड़ा होगा वो जलेगा कि नहीं जलेगा। तो यह विलयन अगर सुचालक होगा विद्युत का तो बल्ब जलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं जलेगा। तो ए में जो है बल्ब जो है जल जाता है, मतलब ए जो है वो क्या है, सुचालक है विद्युत का। दूसरा नहीं जल रहा है तो ये कुचालक है, सी भी कुचालक है और डी क्या है, डी भी सुचालक है। अब कह रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला होना चाहिए सुचालक, ठीक है। तो सॉल्ट हो या एसिड हो या बेस हो तो सुचालक होता है। चीनी का विलयन होगा नहीं, काट दीजिए। आशुत जल, आशुत जल का मतलब होता है शुद्ध जल, शुद्ध जल भी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, सुचालक होता नहीं है, इसको भी काट दीजिए। लवणीय जल सुचालक होता है और कॉपर सल्फेट भी क्या होता है, सुचालक होता है। अगला देखिए बी जो है वो क्या होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। तो देखिए चीनी का विलयन कुचालक है, तो ये सही होगा या ये सही होगा, इसी में चुनना है। तो अगला जो है आपका वो क्या चुनना है, वो चुनना है कुचालक, जिससे बिजली पास नहीं करे, विद्युत पास नहीं करे। तो यहाँ पे देखिए चीनी का विलयन है, तो चीनी का विलयन क्या होता है, चीनी का विलयन कुचालक होता है, इसे बिजली पास होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से बिजली क्या होगा, पास हो जाएगा। तो अगला जो चुना था कुचालक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फिर अगला है कुचालक, तो देखिए ये भी कुचालक होता है, डिस्टिल वाटर। और अगला है सुचालक, तो लवणीय जल जो होता है, ठीक है, सिलाइन वाटर जो होता है, नमक वाला पानी जो होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए दूध से, मिल्क से जब बनेगा कर्ड बनेगा, तो यह एक तरह का क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया, केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज तो है ही, उसके साथ साथ यह क्या है, इरिवर्सेबल है, अनुत्कर्मणीय है। मतलब कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मतलब दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से आप वापस मिल्क नहीं ला सकते हैं, इसीलिए यह जो होगा इरिवर्सेबल होगा, मतलब अनुत्कर्मणीय होगा, ठीक है। तो यह तो रासायनिक होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, अनुत्कर्मणीय होगा, इरिवर्सेबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जो एंटा एसिड में यूज करते हैं। तो देखिए एंटा एसिड में बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, यहीं से आप आंसर दे सकते हैं। एंटा एसिड में दो यूज करते हैं हम लोग, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एक होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये दो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बेकिंग सोडा जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला भी होता है, बहुत फेमस नाम है इसका, NaCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो W जो है केमिकल सब्सटेंस है एंटा एसिड। तो देखिए एंटा एसिड में सोडियम कार्बोनेट होगा नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट यह होगा या यह होगा, दोनों में वो है। उसके बाद बोलता है यह जो होता है, ठीक है, बेकिंग प्रोडक्ट, बेकिंग में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, परोठी सबको बनाने में। इट इज केमिकल नेचर इज एक्स, इसका जो केमिकल नेचर होता है एक्स होता है। तो ये जो होता है याद रखिएगा बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक। तो अगला क्या होगा, बेसिक होगा। तो देखिए यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला भी मिला लीजिए, जब बेसिक है, जब इसको ऐड करेंगे एक्स, ठीक है, व्हेन टर्मरिक सॉल्यूशन इज एडेड टू एक्स, जब हम टर्मरिक सॉल्यूशन को मिलाएंगे इस बेसिक सॉल्यूशन में, तो टर्मरिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। द कॉमन नेम ऑफ डब्ल्यू इज, तो जो डब्ल्यू है उसका कॉमन नेम क्या है भाई, तो कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। तो क्लियर है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मतलब कुछ और वीडियो अपलोड कर देंगे तो 2022 का सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जनवरी में है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे दिसंबर से आपका, मतलब अभी जान रहे BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरा एग्ज़ाम 8 और 9 को है,
उसके बाद समय हमको मिलेगा फ्री, उसके बाद आपको साइंस का एक सीरीज बना देंगे। ये उतना टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, मतलब हम कंप्लीट आपको उतना टॉपिक करा देंगे तो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपका 30 में से 28-29 सही हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको वायरस के बारे में पढ़ना है और सही आंसर को क्या करना है? चुनना है। ठीक है, तो देखिए दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, सही बात है। अगला है दे कंटेंट डीएनए और आरएनए, इनमें डीएनए और आरएनए होता है, सही बात है। अगला है दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, गलत बात है, इससे भी छोटा होता है जिसको माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। अगला है दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर आउन, ये स्वयं प्रजनन कर सकते हैं, गलत बात है, क्योंकि ध्यान रखिएगा वायरस जो होता है लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। अगर यह नॉन लिविंग सब्सटेंस पे रहेगा तो नॉन लिविंग रहेगा, लेकिन यह लिविंग पे अगर आता है तो इसका कैरेक्टर बदल जाता है और लिविंग की तरह वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब आपका ए और बी सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप लेखी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। भूकंप लेखी में मुख्यतः क्या होता है? तो देखिए भूकंप लेखी में क्या होता है? एक छड़ होता है और यही छड़ जो होता है वाइब्रेट करता है, और जितना वाइब्रेट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक का इतना तीव्रता है, 6.6 है, 5.6 है, 5 है, 6 है, जो भी तीव्रता आता है ये डिपेंड करेगा ये जो छड़ है वो कितना वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो कंपमान छड़ है, कंपमान, ठीक है, वाइब्रेटिंग जो रॉड है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। तो देखिए केचुआ जो होता है, केचुआ, कॉकरोच, डॉल्फिन, घोंगा, तो देखिए डॉल्फिन में होता है क्या? याद रखिएगा इसमें फेफड़ा होता है, क्या होता है? फेफड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फुफ्फुस। तो मछली में क्या होता है? गिल्स होता है, ठीक है, लेकिन डॉल्फिन में और व्हेल में क्या होता है? याद रखिएगा फेफड़ा होता है, फुफ्फुस होता है। ठीक है, कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच वह सांस लेता है किसके द्वारा? उसमें श्वास नाल तंत्र होता है, उसके द्वारा लेता है। केचुआ जो होता है, केचुआ वो किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा द्वारा। और घोंगा जो होता है वो किसके द्वारा सांस लेता है? क्लोम द्वारा। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। तो ये ऑप्शन आप तक दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 3। अगला मिला लीजिए, सी का 1, नहीं सी का 1 यहाँ पे है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, पूरा एनसीईआरटी से दिया है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप अगर नहीं जानते तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग जल से एक लोहे की छड़ में गति करती है, फिर वायु में गति करती है, फिर वापस जल में जाती है। तो ध्वनि जो जा रहा है पहले किस में जा रहा है? जल में, वाटर में। वाटर से गया किस में? लोहा में, आयरन में। और आयरन से किस में गया? फिर एयर में। और फिर एयर से किस में गया? वापस चला गया किस में? जल में। अब बोलता है स्पीड किस में होगा? तो देखिए वाटर से अगर आयरन में जाएगा तो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, वृद्धि होगा। फिर आयरन से जब एयर में जाएगा तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। फिर एयर से वाटर में जाएगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तो साउंड का जो स्पीड है इन सब केस में देखिएगा तो पहले क्या होगा? बढ़ेगा, दूसरा में क्या होगा? घटेगा, और तीसरा में क्या होगा? बढ़ेगा। तो कौन हो जाएगा आपका? वृद्धि होगा, ह्रास होगा और फिर क्या होगा? वृद्धि होगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो देखिए कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो इस पे कोई घर्षण बल काम नहीं करे। कब करेगा? जब हम इसका फोर्स लगा के इसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो किसी वस्तु पर फोर्स लगा के उसको चलाने की कोशिश करते हैं, उसको गति देने की कोशिश करते हैं, वो गति करे या नहीं करे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब हम गति करने की कोशिश करते हैं बल लगाकर तो घर्षण बल काम करता है। तो घर्षण बल तब काम करेगा जब हम किसी वस्तु को गति कराने की कोशिश करते हैं, या वस्तु अगर गति कर रहा है तब तो गति करेगा, तभी भी लगेगा, और गति करने की कोशिश अगर करेगा तभी भी उस केस में घर्षण बल काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर स्टेशनरी कार है तो उस पर कोई भी घर्षण
बल काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कार को धक्का देंगे, कार को क्या करेंगे, धक्का देंगे, ये चले या नहीं चले उससे मतलब नहीं है, लेकिन धक्का देंगे तो घर्षण बल क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ठीक है, रोकेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तबे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, गलत बात है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और ये चलने की कोशिश कर रहा है, चल नहीं पा रहा है, मतलब बल लगा रहा है लेकिन आगे नहीं खसक रहा है, फिर भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। कोई बॉडी अगर खसक रहा है, यहाँ पे स्लिप कर रहा है, तभी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है, घूम रहा है, तब भी फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रेस्ट में बॉडी है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, लेकिन जब हम उसको गति देने की कोशिश करेंगे फोर्स लगाएंगे तभी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीना ने प्लास्टिक की एक बोतल ली और इसमें विभिन्न तलों पर सर्वसम 3 छिद्र बनाए। एक प्लास्टिक का बोतल है, ठीक है, और उसमें पानी भरा हुआ है और 3 छिद्र बनाए, एक ऊपर, एक बीच में, एक नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। उसने बोतल को पानी से भर दिया, ठीक है, और जल के प्रवाह का परीक्षण किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके अवलोकन और निष्कर्ष के बारे में सही है। तो देखिए, अब ये तीनों छिद्र से पानी निकलेगा, तो जितना नीचे होगा उस पर प्रेशर अधिक होगा, नीचे वाला पानी पर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और ऊपर प्रेशर और कम होगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा पानी उतना आगे निकलेगा, तो यहाँ पे पानी क्या होगा, आगे तक जाएगा। यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, तो थोड़ा सा कम गिरेगा, इधर गिरेगा, और यहाँ पे प्रेशर और कम है तो यहीं तक पानी गिरेगा, ठीक है। तो नीचे वाला तल पर जहाँ पे छिद्र होगा उसका पानी दूर तक जाएगा, ठीक है। तो जल तीनों छिद्रों में समान बल से बाहर आएगा, गलत बात है। जल सर्वोच्च छिद्र से, जो ऊपर वाला छिद्र है, से न्यूनतम बल से बाहर आएगा और न्यूनतम दूरी पर गिरेगा, सही बात है। जल स्वच्छ सर्वोच्च छिद्र से अत्यधिक बल सहित बाहर आएगा, गलत बात है। जल निचले छिद्र से न्यूनतम बल से आएगा, गलत बात है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो होगा, ठीक है, उस पर कम बल लगेगा, उस पर कम दबाव लगेगा और उसका दूरी जो होगा कम होगा, और नीचे वाला पर दबाव अधिक होगा, बल अधिक लगेगा, इसीलिए उसका जो पानी गिरेगा दूर गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है, सॉरी दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला है सॉइल्स विथ स्लो परकोलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर। तो इसका सिंपल मतलब समझ लीजिए, मतलब मिट्टी से, ठीक है, मृदा से, मिट्टी से, मृदा से जल पास होने की क्षमता, होने की क्षमता, ठीक है, कितना जल पास होता है। तो सॉइल्स विथ स्लो परकुलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर, जिसमें जल कम पास होगा उसमें मॉइस्चर अधिक होगा, सही बात है। अगला है रूट्स ऑफ प्लांट्स ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज परकुलेशन रेट, ठीक है। जो प्लांट्स का रूट है, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर अगर होगा सॉइल में, तो यह क्या करेगा, ये पानी को पकड़ लेगा, पानी को पास करने नहीं देगा। इसका मतलब है मृदा से जो जल पास होगा वो कम होगा, और ये बोल रहा है जो बढ़ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परकुलेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी जो है पकड़ के रखेगा, ऑर्गेनिक मैटर पानी को पकड़ के रखेगा, पास होने नहीं देगा। तो याद रखिए, पानी ज़्यादा पास होता है तो परकुलेशन रेट बढ़ जाएगा, पानी कम पास होगा मिट्टी से तो परकुलेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है फास्ट परकुलेशन रेट हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी ज़्यादा पास होगा तो रूट जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, नहीं पानी जब पास हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, एब्जॉर्ब करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो मिट्टी जितना पानी को पकड़ के रखेगा, कम पास होने देगा, उसका जो परकुलेशन रेट होगा क्या होगा, कम होगा। ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला है सॉइल विच हैव लार्ज पार्टिकल साइज, जिसका पार्टिकल साइज अधिक है तो उससे ज़्यादा पानी पास होगा, तो उसका परकुलेशन रेट क्या होगा, स्लो होगा, नहीं तेज होगा, ठीक है। मिट्टी जितने बड़ा साइज का होगा उसके बीच से पानी क्या होगा, ज़्यादा पास करेगा, और उसका परकुलेशन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, स्लो नहीं होगा। तो अगला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड टू मेक ए फ्यूज वायर। देखिए बार बार क्वेश्चन इस पे आ रहा है। फ्यूज आपको बनाना है, एकदम सिंपल है, कवर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्यूज के लिए आपको जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि ये पिघल जाए, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और रेसिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन चूषण बल उत्पन्न करता है, सही बात है। आपको एनसीईआरटी में दिया है, आपको पढ़ाई भी थे, मतलब पत्ता से जितना ट्रांसपीरेशन होगा, जितना पानी निकलेगा, पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा, तो नीचे से खिंचाव बल लगता है, मतलब जड़ जो है उतना तेजी से पानी को क्या करेगा, जमीन से खींचेगा। ठीक है, और जो लंबा वृक्ष होता है, लंबा जो पेड़ होता है, उसमें ये बहुत कारगर होता है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींचना है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है अधिक लाभ पहुंचाता है ऊंचे वृक्षों को। ठीक है, अगला है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अगला है, वाष्पोत्सर्जन पौधों में अनुकूलतम तापमान संतुलित करने में मदद करता है, सही बात है। ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, जब प्लांट जो होता है अपने टेम्परेचर को क्या करता है, मैक्सिमम रखता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कम नहीं होने देता है, तो दूसरा बात भी क्या हो गया, सही हो गया। अगला है, ट्रांसपायरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन वाटर बाय रूट्स। ट्रांसपायरेशन की वजह से रूट जो होता है, जड़ जो होता है, पानी को सोखता है, उसको मदद मिलता है, वही बोल रहे हैं खिंचाव बल के कारण, तो ये भी बात क्या हो गया, सही हो गया। मतलब तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है, तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन बात आप सीख सकते हैं, ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड, वाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड तीन बात सीख गए। यह जो वाष्पोत्सर्जन होगा तो प्लांट जो है, जो ट्री है, वो अपना टेम्परेचर को क्या रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, मैक्सिमम करके रखेगा। दूसरा बात, इसके वजह से क्या होगा, एक खिंचाव बल आएगा, जिससे जल जो है अधिक से अधिक खींच पाएगा, कौन, जड़। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ ए क्लॉक सोज 3:15 हाउ वुड अपीयर इन मिरर। देखिए मैथ वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कोई घड़ी 3:15 दर्शाती है, 3:15 अगर घड़ी में आ रहा है तो देखिए 3:15 का मतलब हो गया 3:15। ठीक है, 3 और 15 यहीं पे, दोनों सुई इसी पे है। अब इसका जो इमेज बनेगा, तो याद रखिएगा, इमेज जो बनेगा तो इधर बनेगा। ठीक है, तो अब घड़ी में अगर ऐसे समय है, दोनों सुई इस पे है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 9 बजने में 15 मिनट कम है, मतलब क्या है 8:45। ठीक है, तो 8:45 को हम लोग क्या बोलेंगे, 3/4 नहीं, 3/4 ठीक है, तो यही हो जाएगा 3/4 ठीक है, 3/4 मतलब इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे। देखिए ये तो हम भी नहीं जानते हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, 8:45। ठीक है, और इसको बोलेंगे 3:15, तो क्या हो जाएगा, 8:45 हो जाएगा। ठीक है, और जब 9:15 हुआ तो 9:15 बोलेंगे। देखिए ये सब वर्ड बहुत सारा बच्चा जो है भागता है, समझना ही नहीं चाहता है। हम लोग भी क्लास में कभी कभी बोलते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे यूज किया गया है, हम अभी तक ऐसा नहीं देखे थे जो ये वर्ड को यूज किया गया हो। ठीक है, हम लोग अपने भाषा में 3:15, 8:45, 11:30, 2:30 बजे ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुक में हम नहीं देखे थे। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूरा इसका हिंदी दिया हुआ है। ठीक है, तो 8:45 मतलब समझ गए, 8:45, तो बहुत सारा बच्चा नहीं समझ पाता है, इसीलिए जो चीज़ अपना भाषा है उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में फंस जाएगा, यहाँ पे तो मान लीजिए हम लोग देख लिए तो समझ जाएंगे, है कि नहीं, लेकिन ये बहुत नया चीज़ है। ठीक है, आपके लिए हो सकता है पुराना, बट मेरे लिए ये वाला जो है इंग्लिश 3:15, 6:15 ये सब जो इंग्लिश यहाँ पे लिखा है 3/4, ठीक है, 3/4 ये सब मेरे लिए नया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे क्लियर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुर्गी। ठीक है, मुर्गी को देखते ही हैं, अंडा देती हैं। मुर्गियाँ जो होती हैं और उनमें निषेचन होता है, तो मुर्गी क्या होता है भाई, अंडा देने वाला होता है, तो अनपरजक तो होगा ही, और उसमें जो निषेचन होगा अंदर होगा, तो क्या होगा, आंतरिक होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखिए, किसी सरल लोलक की कालावधि निर्भर नहीं है। टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G, तो L पे निर्भर करेगा और G पे निर्भर करेगा। पाई तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ ए बॉब, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मटेरियल ऑफ द बॉब। ठीक है, तो लेंथ पे तो डिपेंड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेंथ ऑफ, फिर लेंथ आ गया तो गलत हो जाएगा। मास ऑफ द बॉब, मटेरियल ऑफ द बॉब, देखिए ये सही है। यहाँ पे देखिए फिर लेंथ आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब याद रखिएगा लेंथ पर और ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन बॉब जो है ये वाला जो घूम रहा है इसके मास पर याद रखिएगा और इसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। ये गोला हो चौड़ा हो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बॉब जो होगा, बॉब बोलिए या बोब बोलिए, ठीक है, बॉब के मास और शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा लेंथ पर और ग्रेविटी पर। ठीक है, लेंथ जितना बड़ा होगा
उतना ही टाइम पीरियड बढ़ेगा, ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगा टाइम पीरियड उतना ही घटेगा, ठीक है। और मास और शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉब जो है कैसे भी शेप का रहे, जितना मास रहे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से एक जानकारी आपको आया, शायद ये एनसीईआरटी में नहीं बात दिया है, बट यहाँ से एक आपको जानकारी मिल गया। तो ये सब जानकारी को आप नोट कीजिएगा। नहीं तो हम जब आपको मतलब ये साइंस कराएंगे 6 to 8 कराएंगे तो टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे तो पूरा क्वेश्चन को देखते हुए आपको नोट्स को तैयार करेंगे, जिससे आप उस नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो टॉपिक वाइज करेंगे और हमको लगता है जो 20 से 25 टॉपिक होगा, छोटा छोटा 20-20 मिनट 10-10 मिनट का वीडियो होगा, और उसको कर लीजिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेज मोस्ट क्रूशियल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन। चक्रवात जो होता है, साइक्लोन जो होता है, ठीक है, उसके प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा अहम भूमिका निभाता है। तो देखिए, लोगों की निकासी करना, ठीक है, संसाधनों के वितरण को देखभाल, इसमें सबसे इंपोर्टेंट कौन है, संसाधन के वितरण को देखभाल करना है, लोगों को घर निर्माण में मदद करना, प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना तंत्र। तो इसमें सबसे मेन जो है वो कौन है, सबसे मेन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इवैक्यूएशन जब आ जाएगा, जब साइक्लोन आ जाएगा तो लोगों को तो निकालना ही है, ठीक है। उसके बाद जो है जो कमी बेसी होगा, टूट फूट होगा, उसको रिसोर्स देना है, पूरा करना है, तो वो तो करना ही है। उसके बाद लोगों का घर बनाना करना ही है। लेकिन इन तीनों कब करेंगे, जब साइक्लोन आ जाएगा, आपदा आ जाएगा, बर्बादी हो जाएगा तब। लेकिन बर्बादी से पहले भी तो कुछ काम किया जा सकता है, मतलब अर्ली उसको मैसेज दे दीजिए जो चक्रवात आने वाला है। समुद्र के आसपास जितने भी मछुआरे होते हैं उन सबको सूचना दे दिया जाता है जब मौसम बिगड़ने वाला है, चक्रवात आने वाला है, आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोग निकल जाइए। तो वो लोग क्या करते हैं, समुद्र से बाहर आ जाते हैं, बस ना, उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं सतर्क हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रारंभिक एवं प्रभावी, ठीक है, पूर्व सूचना दे देना, पहले सूचना दे देना साइक्लोन आने वाला है। तो सबसे इफेक्टिव काम ये वाला हो गया, क्योंकि ये तीनों काम कब शुरू होगा, जब आपका बर्बादी हो जाएगा, घर टूट फूट जाएगा, आप डूब जाइएगा, कोई हानि हो जाएगा तब। तो उससे पहले आज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि आप सचेत हो जाए, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है 16 का सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दिल्ली और आगरा के मध्य दूरी 180 किलोमीटर है। दिल्ली और आगरा के बीच में दूरी कितना है, 180 किलोमीटर। सीता कार द्वारा दिल्ली से आगरा जाती है, उसे आगरा पहुंचने में 5 घंटा लगता है। कितना घंटा, 5 घंटा, ठीक है। लौटते हुए यदि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लौटते हुए स्पीड कितना, 60 किलोमीटर पर घंटा, तब पूरा यात्रा करने में उसको कितना समय लगा, जाने में और आने में। तो जाने में कितना घंटा लगा, 5 घंटा, और आने में कितना समय लगेगा, तो आना है तो फिर 180 किलोमीटर तय करना है, और स्पीड दिया है 60 किलोमीटर, तो 60 से भागा कर दीजिए, 6 3 का, तो 3 घंटा इधर लग गया। तो टोटल समय कितना लग गया, 8 घंटा, ठीक है। तो 8 घंटा लगेगा। और स्पीड कितना होगा भाई, स्पीड देख लीजिए, ठीक है, औसत गति निकालना है। तो जाने में कितना स्पीड है, तो 180, ठीक है। तो टोटल आपको औसत स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस 180 बाई टोटल क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, कितना घंटा लगा, 8। तो 180 360, और टोटल समय कितना लगा, 8। तो 8 चौका 32 और 8 पचे 40, कितना हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा आपको आने में। और ठीक है, जो औसत चाल है, औसत गति हो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी का आकार विविध पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान कर गैसों के विनिमय में मदद करता है, आरबीसी का आकार है। तो देखिए इंग्लिश में भी समझ लीजिए, हिंदी बहुत खतरनाक लिखा है। द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। रेड ब्लड सेल का जो होता है शेप, एक खास शेप होता है जिसको हम लोग डिस्क शेप बोलते हैं। यह शेप डिस्क की तरह होता है, चौड़ा होता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और यह गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, अधिक से अधिक गैस को एक्सचेंज कर पाए, इसलिए इसका शेप जो होता है थोड़ा सा फ्लैट टाइप का होता है, डिस्क शेप होता है, ठीक है। तो इसका आरबीसी का शेप क्या है, तो डिस्क शेप होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स एंड कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड जेड। एक्स और वाई जो है दो तत्व है, एलिमेंट है, और दोनों मिलकर क्या बनाता है, जेड बनाता है, जेड एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो इस जेड में क्या होगा, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, गलत बात है। एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट इन जेड, जेड में एक्स और वाई का एटम प्रेजेंट होगा, सही बात है। एटम्स ऑफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, गलत बात है।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन जेड इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई, गलत बात है, ठीक है। तो कोई कंपाउंड अगर जिस एलिमेंट से बनेगा तो उस कंपाउंड में वो भी एलिमेंट होगा जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है। जितना एलिमेंट से बना है उतना एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, उस यौगिक में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह आपका पहला मतलब ये दूसरा ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमा ने 4 प्रश्नलियां ली और उन्हें ABCD नामांकित किया, ठीक है। उसने प्रत्येक प्रश्नली में लोहे की एक कील डाली और निम्नलिखित पदार्थ डाले, ठीक है। एक लोहा है, इसमें डाल दी, एक प्रश्नली, इसमें अभी कुछ नहीं डाली, एक बार डालती है इसमें तेल, तो तेल डालने पर कुछ नहीं होगा, जंग लगेगा नहीं, ठीक है। सोडा चूना, सोडा लाइम डालती है, ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गर्म जल डालिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नल का जल अगर डालेंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी है और पानी तो है ही, इससे क्या होगा, इसमें लोहा में जंग लग जाएगा। गर्म जल डालिएगा तो गर्म जल में ऑक्सीजन का मात्रा नहीं होगा, कम होगा, न के बराबर होगा, इसीलिए जंग नहीं लगेगा, ठीक है। नल का जल हम लोग किस में इस्तेमाल किए हैं, डी जो टेस्ट ट्यूब था, डी जो प्रश्नली था उसमें, इसीलिए ए, बी और सी में जंग नहीं लगेगा और डी में लगेगा। तो प्रश्नली डी में लोहे की कील पर जंग लग गया, जबकि प्रश्नली ABCD के में जो कील था उस पर जंग नहीं लगेगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्वेश्चन को देखिए कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बनाया था, ठीक है। तो अगर आप सीटेट के साइंस को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बाकी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ वीडियो में आपका 2022 का सारा जो पेपर था उसको हम करा देंगे, ठीक है, साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको दिसंबर में हम कोशिश करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दें, जिससे आप साइंस आसानी से 30 में 30 ला सकें, ठीक है। तो टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ इसका जो पेडागोजी वाला जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कीजिए और सीटेट का एक बेहतर तैयारी आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।